हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये दूसरे नंबर का एक्ट है। इसके पहले कल हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 7073। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, जो कुछ खामियां रह गई थी, ऐसा उन लोग को लगा कि इसमें ये सब कुछ बदलना चाहिए, तो उनको दूर करने के लिए इसे लाया गया था। इसलिए इसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि निम्न में से कौन से एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। उसमें ऑप्शन होंगे रेगुलेटिंग एक्ट या एक्ट ऑफ 7081 या 7090, ऐसा करके 4 ऑप्शन आएंगे। तो उसमें से हमें ये भी याद रखना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 7081 का है। तो ये आया क्यों था? ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। इसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई 1773 की, उनकी जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तो इसमें क्या कमियां थी वो हम देख लेते हैं। इसके द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। पहले क्या था कि सिर्फ जो कलकत्ता की सरकार थी वो सिर्फ बंगाल और उड़ीसा और बम्बई के लिए बनाती थी, और अब क्या हो गया, इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि का निर्माण करेगी। और इसमें एक चीज को और जोड़ा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करता है। ये क्या करता है कि अभी क्या होता था कि हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी। तो उसके द्वारा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनके बीच कुछ क्लैश होते थे, तो उनके कारण इसका सीमांकन कर दिया गया है, उनकी शक्तियों का अलगाव कर दिया गया है। देखते हैं कैसे हुआ और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहते हैं। देखो कैसा सेटलमेंट इन्होंने किया। इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। देखो क्या हुआ, कैसा सेटलमेंट हो गया। इन्होंने बोल दिया कि सर्वोच्च न्यायालय आपको कोई अधिकार नहीं है कि कंपनी के कर्मचारियों पर आप कोई भी मुकदमा करें या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि कंपनी जो थी, कंपनी कोई भी कार्य करती है तो अपने, ऐसा इन्होंने सोचा, इस एक्ट में ऐसा बोला कि कंपनी कोई भी कार्य करती है वो अपने हित के लिए नहीं, तो सरकार की पक्ष में रह के काम करते हैं, इसलिए उस पर कोई भी आप कार्रवाई नहीं कर सकते। कैसे? जो उन्हें एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी सरकारी रूप में किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर होंगे। मतलब उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर कोई भी लगाम या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगला है, न्यायालय ने अपनी आज्ञा और आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्देश दिया। ये थोड़ा सा इन्होंने सही काम किया, बस ये थोड़ा सा सही किया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। ये बाकी का तो सेटलमेंट कंपनी का सेटलमेंट था, ये करप्शन का सेटलमेंट था। चौथा जो सेटलमेंट था ये था कि सरकार कोई भी आदेश या कोई भी कानून बनाएगा, उसमें या सरकार या कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी न्याय देगा या कुछ भी करेगा, आदेश देगा, तो उसमें भारत की संस्कृति और रीति रिवाज का ध्यान रखा जाएगा। ये थोड़ी सी सही बात थी। बाकी का ये जो 3 था ये कंपनी के हित का ही था और कुछ भी नहीं था। हमारा नेक्स्ट जो अधिनियम होगा, तीसरे नंबर का अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद का, जस्ट बाद का एक्ट था। इस एक्ट में हुआ क्या? इस एक्ट में ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि 1784 के समय विलियम पिट्स द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की प्रमुख
यह प्रस्तुत किया गया कि निदेशक मंडल जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों पर अधीक्षक करेगा, मतलब उसकी देखरेख करेगा, उस पर नियंत्रण करेगा, उसके बारे में। और लेकिन हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामलों पर ही हस्तक्षेप कर सकता था। और राजनीतिक मामलों पर हस्तक्षेप करने के लिए, हस्तक्षेप करें या फिर उसमें सुधार करने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड रखा गया। ये एक नया निकाय बनाया गया था और इसी के साथ भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन इस वाले एक्ट से जो बनेंगे, तो पहला ये बनेगा, पिट्स इंडिया एक्ट कौन से सन का था? तो वो था 1784। दूसरा ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के द्वारा लाया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया। एक सबसे ज्यादा पॉपुलर कह लो या फिर सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, वो यही है, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किस सन से या किस एक्ट के द्वारा शुरू हुआ था? तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस सन को और इस एक्ट को, ये वाला एक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ज्यादा अच्छे से याद रखना है। दूसरा है, यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों के कारण ही महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब भारत में जितने क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश संसद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। दूसरा यह था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी और प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो कंपनी थी उस पर और भारत के वो क्षेत्र जिस पर कंपनी का अधिकार था, उन पर पूरा का पूरा नियंत्रण इनका हो गया। कैसे हो गया कि अब कोई भी काम कंपनी करेगी या फिर कोई भी नियम लागू करेगी या कुछ भी टैक्स लगाएगी, कुछ भी करेगी, तो उसके लिए सबसे पहले उसे ब्रिटिश सरकार की परमिशन चाहिए होगी, उनसे एक अनुमति पत्र मिलेगा, तभी कुछ काम कर सकते हैं। तो और अगला है गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसे भी देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ कि जो पहले मंत्री परिषद थी जो गवर्नर की, जिसमें होता क्या था, एक सचिव, भारत सचिव होता था जो ब्रिटिश सरकार नियुक्त करके भेजते थे। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल होता था जो उस समय हो, और उनकी जो मंत्री परिषद बनती थी, उसके कितने मंत्री परिषद थे? 4 होते थे, जिनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। इसके साथ ही मद्रास, बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया, क्योंकि अब क्या किया था कि जो मद्रास और बंबई की सरकार थी, वहां की सरकारें जो हुआ करती थी, उसे आपने पहले भी पढ़ा होगा आधुनिक भारत में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका सबसे ज्यादा, पहला कह लो या फिर कुछ भी कह लो, या सबसे ज्यादा अधिकार जो था वो था बंगाल पर। बंगाल से ही वो पूरा अपना कंपनी को चलाते थे। हाँ, माना कि सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, मद्रास में फैक्ट्री खोली, लेकिन इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? बंगाल था। तो इन्होंने क्या किया, इनके बंगाल में ही गवर्नर जनरल बैठते थे, सब कुछ बैठते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि मद्रास और बंबई की सरकारों को भी इनके अधीन कर दिया, बंगाल के अधीन कर दिया। इसके बाद जो हमारा एक्ट होगा वो होगा चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि हमने देखा था कि भारत में कंपनी कैसे आई थी। तो कंपनी ने 1600 में ब्रिटिश की महारानी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया था भारत के लिए, या भारत के लिए कह लो, या फिर वेस्ट की कंट्रीज में जाने के लिए जो अधिकार पत्र प्राप्त किया था। उसकी अवधि कुछ 200 साल के आसपास थी, 200 साल के आसपास। तो इसमें से
इनका जो अधिकार था या जो प्रमाण पत्र इन्हें मिला था तो उसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। इस एक्ट के द्वारा क्या किया कि जो ब्रिटिश की संसद थी उसका अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए तो बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या किया, अब तक कंपनी का सिर्फ एकाधिकार था भारत के साथ। मतलब ये था कि अब तक ऐसा था 1813 तक कि सिर्फ भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है और कोई कंपनी नहीं कर सकती यहाँ पर व्यापार। तो फिर इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन क्या किया, कंपनी के जो चीन है भारत के जस्ट ऊपर, तो उसके साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर तो इनका एक अधिकार बना रहा, लेकिन इसके पहले जितने भी व्यापार हुआ करते थे वो उन सब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। लेकिन इस पत्र के आने के बाद, इस एक्ट के आने के बाद इनके सभी व्यापार जो थे उनसे एकाधिकार तो हटा लिया, लेकिन चाइना के साथ और चाय के व्यापार पर इनका एकाधिकार बना रहा। उसी के साथ साथ कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। मतलब ये हुआ इस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट को ये कहें, चार्टर एक्ट 1813 को कहें तो ये था कि भैया अब तक कोई एक लोग लूट रहा था, अब पूरी ब्रिटिश आओ और भारत को लूटो। अब की स्थिति ये हो गई थी। तो अब देखते हैं अब स्थिति भारत की और भी खराब हो जाएगी, कंपटीशन का दौर बढ़ जाएगा व्यापारिक कंपनियों के बीच, और भी बहुत सारी चीजें चलेंगी, ज्यादा से ज्यादा वो कह ले तो शोषण करेंगे। तो देखते हैं। और एक चीज इन्होंने ऐसा बोला कि जैसे बोलते हैं कि मैंने मांगे आपसे 100 रुपए और आपने एक चवन्नी मेरे गद्दी पर रख दी। तो वही किस्सा यहाँ हुआ कि भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। अब आप ये बताएं, ठीक है उस समय 1 लाख की वैल्यू थी, लेकिन क्या भारत के लिए काफी थी? भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए काफी थी? तो वो नहीं थी। ये मात्र एक नाम मात्र का इन्होंने भारत को राहत दिया, भारत के लिए कुछ काम किया। इसके बाद हुआ था, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों को संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। क्या किया कि भारत में जितना भी क्षेत्र था जो कि अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, उस पर अब सीधे संवैधानिक इन्होंने अपना दावा ठोक दिया। संवैधानिक स्थिति इन्हें अपनी ब्रिटिश ने ठोक दी।